हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम दो अणुसंख्य गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम तीसरे अणुसंख्य गुणधर्म हिमांक में अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि हिमांक क्या है। हिमांक की सिंपल परिभाषा जो हमने छोटे क्लास में भी पढ़ी होगी वो ये है कि वह ताप जिस ताप पे द्रव्य ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को ही हिमांक कहते हैं। और हम जानते हैं कि इस ताप पे जो द्रव होता है वो जिस दर से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है ठोस भी उसी दर से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी हिमांक पे द्रव्य और ठोस दोनों ही साम्य अवस्था में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे हम हिमांक की परिभाषा वाष्प दाब के टर्म में पढ़ेंगे, जो कि इस तरीके से है कि वह ताप जिस ताप पे द्रव का वाष्प दाब, यहाँ पे वीपी वेपर प्रेशर को दिखा रहा है और वेपर प्रेशर को हिंदी में हम वाष्प दाब कहते हैं। तो वह ताप जिस पे द्रव का जो वाष्प दाब है वो द्रव से बनने वाला जो ठोस है उस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तो उसी ताप को हम हिमांक कहते हैं। तो इसी को हमने यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिखा है कि जिस ताप पे द्रव का वाष्प दाब उससे बनने वाले ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, हिमांक में अवनमन। तो जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालते हैं तो विलयन बन जाता है। तो इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि यहाँ पे हिमांक में कमी आती है, यानी विलायक का जो हिमांक होगा उसकी तुलना में जो विलयन का हिमांक होता है वो और कम हो जाता है। तो हिमांक में होने वाली कमी को ही यहाँ पे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। यहाँ पे अवनमन का सीधा अर्थ यहाँ पे कमी से ही है। इसे हम परिभाषा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि किसी विलायक या विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ डालने पर हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने विलायक या विलयन दोनों ही लिया है, मतलब कि हम विलायक ले सकते हैं या फिर कोई विलयन भी ले सकते हैं। और जब उसमें विलेय पदार्थ डालेंगे तो अगर विलायक है तो विलयन बनेगा, और अगर पहले से ही विलयन है तो ये हमें और अधिक सांद्र विलयन मिल जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पे लेंगे बाद में जो विलेय पदार्थ डालने के बाद विलयन मिलेगा उस विलयन का हिमांक पहले से कम ही होगा। अब यहाँ पे हम हिमांक में अवनमन का एक उदाहरण देखेंगे। तो इसके लिए हमने दो पात्र लिया हुआ है, एक पात्र में हम जल ले रहे हैं और एक दूसरे पात्र में हमने जल लिया है, उसमें नमक मिलाया है। यहाँ पे जो नमक है वो एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जल जो है जब ये ठोस में परिवर्तित होगा, यानी जब बर्फ़ में बदलने लगेगा, तो ऐसा जिस ताप पे होगा वही इसका हिमांक कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जल जो है वो ठोस अवस्था में 0 डिग्री सेल्सियस पे परिवर्तित होता है, यानी इसका जो हिमांक होगा, इस द्रव का हिमांक जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस द्रव के लिए बात करें तो हम देख रहे हैं कि जल में जब हम नमक डाल दे रहे हैं तो अगर इसको हम ठोस में परिवर्तित करते हैं तो हम पाते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये द्रव जो है ठोस में तो बदल जाता है, लेकिन ये द्रव अभी भी द्रव अवस्था में ही रहता है। जब इसको हम और ठंडा करते हैं, इसका हम टेम्परेचर और लो करते हैं, तब हम देखते हैं कि ये जाके ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, यानी जो इसका हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक द्रव में जब हम कोई एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देते हैं तो उसका हिमांक में कमी हो जाती है। जैसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस था और अब जो है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से हिमांक कम हो चुका है। और अगर इस प्रोसेस में हिमांक में अवनमन या फिर हिमांक में होने वाली कमी को निकालना होगा तो जो ज़्यादा हिमांक होगा उस हिमांक से हम इस कम वाले हिमांक को माइनस कर देंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे हिमांक में अवनमन के लिए वाष्प दाब और ताप के बीच ग्राफ। इसके लिए हमने x अक्ष पे ताप को लिया है जिसका मान केल्विन में रहेगा और y अक्ष पे हमने वाष्प दाब को लिया है। और यहाँ पे हमने 3 प्रकार के द्रव विलायक, विलयन फर्स्ट और विलयन सेकेंड के लिए आरेख खींचा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विलायक है उसकी सांद्रता सबसे कम है, इसलिए उसका आरेख जो है सबसे ऊपर है। उसके बाद अगर हम विलयन को देखें तो विलयन फर्स्ट और विलयन सेकेंड में विलयन फर्स्ट की सांद्रता कम है और विलयन सेकेंड की सांद्रता अधिक है।
इसलिए जिसकी सांद्रता कम होगी वो ऊपर आएगा उसका आरेख, और जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसका आरेख हमें नीचे प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो विलायक है ये विलायक द्रव अवस्था में है, तो हम इन तीनों के अलावा एक और आरेख बनाएंगे, और ये जो आरेख है इस विलायक का ही होगा, लेकिन ये विलायक जब ठोस अवस्था में रहेगा तब उस अवस्था का आरेख होगा। तो इस प्रकार से हमें एक चौथा आरेख मिल जाएगा हिमीकृत विलायक का। हम इस ग्राफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि हिमांक पे जो द्रव का वाष्प दाब होता है वो ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो अगर इसी चीज़ को हम विलायक के लिए देखते हैं तो हम जानते हैं कि जो विलायक होगा वो अपने हिमांक पे द्रव विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो ठोस विलायक यानी हिमीकृत विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। अगर इसे हम इस ग्राफ में देखें तो हम देख रहे हैं कि द्रव विलायक का ये आरेख है और जो हिमीकृत विलायक है उसका आरेख ये है। तो और हम देख रहे हैं कि दोनों का वाष्प दाब बराबर कहाँ होगा, तो दोनों आरेख जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये वही वाष्प दाब होगा जो दोनों के लिए बराबर है, यानी द्रव के लिए और हिमीकृत अवस्था के लिए। और अगर हम मान लें कि ये बराबर है P0 के, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को दिखा सकते हैं P0, और हम जानते हैं कि ये दोनों जिस ताप पे बराबर होंगे वो ताप ही हिमांक होगा। तो अगर ताप वाले हम अक्ष पे आते हैं तो ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों का वाष्प दाब बराबर हो रहा है, तो यही पॉइंट जो होगा वो इस विलायक का हिमांक कहलाएगा। विलायक के हिमांक को अगर हम TF से प्रदर्शित करें, जहाँ पे F जो है फ्रीजिंग पॉइंट को दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो TF हो जाएगा। अब यही चीज़ हम विलियन फर्स्ट के लिए देखते हैं। तो विलियन फर्स्ट का जो केस है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विलियन फर्स्ट में विलायक भी होगा और विलेय भी होगा। यहाँ पे केवल विलायक था, तो विलायक भी है विलेय भी है। हम जानते हैं कि जब ये ठोस में बदलेगा तो विलायक द्रव में है तो द्रव तो ठोस में बदल जाएगा, लेकिन जो विलेय है वो पहले से ही ठोस में है तो वो ठोस में नहीं जाएगा। यहाँ यानी यहाँ पे जो हिमीकरण होगा वो केवल विलायक का ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अपने हिमांक पे विलियन फर्स्ट का जो वाष्प दाब होगा वो बराबर हो जाएगा हिमीकृत विलायक के वाष्प दाब के। यहाँ पे हमने विलियन नहीं लिया हुआ है, रीज़न आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का वाष्प दाब जहाँ बराबर हो जाएगा उसी पॉइंट को हम हिमांक कहेंगे। तो फिगर में हम देखते हैं ये विलियन फर्स्ट का आरेख है और ये हिमीकृत विलायक का आरेख है, और दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पे इस पॉइंट को अगर यहाँ से हम मिलाते हैं तो ये वही पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों का वाष्प दाब बराबर हो रहा होगा। मान लेते हैं दोनों का वाष्प दाब बराबर है P1 के, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा उसका मान यहाँ पे P1 होगा, और दोनों का वाष्प दाब जिस ताप पे बराबर हो रहा होगा वो ताप ही हिमांक है। तो मान लेते हैं कि अगर हिमांक विलियन फर्स्ट का T1 से दिखा रहे हैं तो ये पॉइंट ही T1 कहलाएगा। इसी तरीके से हमने विलियन सेकेंड के लिए भी देखा है, तो विलियन सेकेंड का वाष्प दाब भी जब हिमीकृत विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा तो वही उसका हिमांक होगा। तो यहाँ पे भी हमने विलायक ही लिया हुआ है, क्योंकि विलियन से केवल विलायक ही हिमीकृत होगा, विलेय हिमीकृत नहीं होगा, इसलिए पूरा विलियन हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम ग्राफ में देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है विलियन सेकेंड का आरेख है और ये हिमीकृत विलायक का, और जो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को ही उसी पॉइंट को अगर हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये वो वाष्प दाब होगा जहाँ पे दोनों के लिए बराबर होगा, विलियन सेकेंड के लिए और हिमीकृत विलायक के लिए। और अगर हम मान लेते हैं कि इसका मान बराबर है P2 के, तो ये हो जाएगा P2, और ऐसा जिस ताप पे हुआ होगा वो इसका हिमांक होगा। और मान लें कि अगर विलियन सेकेंड का हिमांक T2 है तो ये पॉइंट T2 से दिखाया जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है हिमांक में अवनमन के लिए। तो यहाँ पे एक बात हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो विलायक है उसका हिमांक है TF, और फिर जो विलियन फर्स्ट है उसका हिमांक है T1। तो हम देख रहे हैं कि विलियन का हिमांक और कम हो गया है, मतलब जब विलेय पदार्थ डाल रहे हैं तो हिमांक में कमी आ रही है, यानी TF बड़ा है, T1 जो है और कम हो जाएगा। उसके बाद हम T2 देखते हैं, तो T2 में सांद्रता और अधिक बढ़ाई गई है, तो हम देख रहे हैं कि उसका हिमांक और कम हो गया है। तो हम इस तरीके से पाएंगे कि TF इज़
ग्रेटर देन T1 और T1 इज़ ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों विलयन जो है, दोनों के विलयन के हिमांक में कमी आ रही है, अवनमन हो रहा है। तो उस हिमांक में अवनमन को यहाँ पे हम इस फिगर से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम विलयन फर्स्ट के लिए देखें कि हिमांक में अवनमन कितना हुआ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले हिमांक TF था और फिर विलयन फर्स्ट का जो हिमांक है वो कम होकर T1 हो गया है। यानी अंतर निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी कमी हुई है हिमांक में। तो ये जो है हिमांक में अवनमन हो जाएगा विलयन फर्स्ट के लिए, या फिर इसको हम डेल्टा TF1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ के इन पॉइंट्स को A, B, C, D, E से प्रदर्शित करें तो हम देख सकते हैं कि ग्राफ में जो TF माइनस T1 है, यानी ये TF माइनस T1 जो है ये पूरा TF होगा, और फिर उसमें से अगर हम T1 को माइनस कर देते हैं यहाँ तक तो बचा हुआ पार्ट हो जाएगा ये, यानी यही हो जाएगा डेल्टा TF1। और हम देख सकते हैं कि फिगर में जो डेल्टा TF1 है वो लगभग बराबर होगा BD के, तो इसको हम इक्वल टू दिखा सकते हैं BD। अब आगे अगर हम विलयन सेकेंड के लिए देखें कि हिमांक में अवनमन क्या है, तो हम देख रहे हैं कि पहले जो विलायक था उस विलायक का हिमांक TF था, और फिर जब विलयन सेकेंड बनाया गया है तो उसका हिमांक जो है वो T2 हो गया है। तो TF से यहाँ पे T2 हो गया है। तो पहले हिमांक था TF और फिर कम होकर T2 हो गया है, तो यहाँ पे कमी हो जाएगी TF माइनस T2 के बराबर, जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं डेल्टा TF2 से। तो यहाँ पे हमने T1 माइनस T2 नहीं किया है, बल्कि जब भी हम कोई भी विलयन का हिमांक में अवनमन निकालेंगे तो देखेंगे कि शुद्ध अवस्था में उसका हिमांक कितना था और फिर विलयन में हिमांक कितना है, फिर माइनस कर देंगे तो हिमांक में अवनमन आ जाएगा। अब इसको अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है पूरा है TF के बराबर। अब अगर इसमें से हम T2 को माइनस करते हैं, ये पार्ट जो है इसको हम माइनस करते हैं, तो पूरे TF से अगर हम T2 को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट जो है वो बच जाएगा, यानी यही बराबर हो जाएगा डेल्टा TF2 के। और अगर हम फिगर में देखें तो ये लगभग CE के बराबर होगा। C यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी लाइन है, लेकिन इसको हम लगभग बराबर मान सकते हैं डेल्टा TF2 के। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लिख सकते हैं CE। इन दोनों विलयनों के वाष्प दाब में होने वाली कमी को भी यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि पहले जो विलायक था उसका वाष्प दाब P0 था और विलयन फर्स्ट का जो वाष्प दाब है वो P1 है, यानी P0 से घट के यहाँ पे P1 हो गया है। तो वाष्प दाब में होने वाली कमी जो है वो P0 माइनस P1 हो जाएगी। और विलयन फर्स्ट के लिए हम इसको दिखा सकते हैं डेल्टा P1 से। और अगर सेकंड के लिए हम देखें तो पहले विलायक का वाष्प दाब P0 था और फिर विलयन सेकंड के लिए देखें तो घट के ये P2 हो गया है। तो कितनी कमी हुई है उसको देखने के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे, इसको हम डेल्टा P2 से दिखाएंगे तो बराबर हो जाएगा P0 माइनस P2 के। तो हमने यहाँ पे फिगर बनाया और दोनों फिगर से हमने विलयन फर्स्ट और सेकंड के लिए हिमांक में होने वाले अवनमन और वाष्प दाब में होने वाली कमी को भी ज्ञात कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम यहाँ पे हिमांक में अवनमन के लिए व्यंजक भी ज्ञात करेंगे।